अगर डिससेटिस्फैक्शन वाले फैक्टर निकाल दिए जाए, ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए जिससे आप खुश हो, समझ आए, इट डजंट मीन कि आप मुकम्मल सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप मुकम्मल मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। प्लीज इस पैराग्राफ को 2 दफा पढ़ लीजिएगा, तब हम आगे जाते हैं, फिर हम जो है सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड फैक्टर को समझ सकते हैं। यस, इस पे मेरी बात सुनिएगा। देखें, बाज़ औक़ात जो है ना, इंसान के नेचुरल रीजन भी होते हैं। सम टाइम तुम्हारे नेचुरल डिमांड ऐसे होते हैं, आपके बेसिक डिमांड्स ऐसे होते हैं जो उस जॉब से पूरे होते हैं, समझ आ गया। लेकिन उस जॉब की जो कंडीशन है, कंपनी पॉलिसी ऐसी है, सुपरविजन ऐसी हो रही है, जिसकी वजह से तुम आप डिससेटिस्फाइड होते हो। लेकिन फिर भी आप उस जॉब से मुतमईन होते हो, कहते यार जो भी है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, सुपरवाइजर अच्छा नहीं है, नालायक शख्स है, समझ आ गई बात, लेकिन यहाँ की सैलरी अच्छी है, यहाँ की जॉब जो है ना पक्की जॉब है, समझ आ गया बात, ठीक है। ये मुझे हाउस रेंट, मेडिकल फंड, चिल्ड्रन फंड, एजुकेशन फंड, मैरिज फंड, हाउस रेंट सब कुछ देते हैं। तो किसी वजह से जब आप सेटिस्फाइड होते हो ना, तो आपको डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स नजर नहीं आते। गुड, वेरी गुड यार, ठीक है। यस, ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें, आई मीन एट द सेम टाइम दोनों चीजें चलती रहती है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं आपको एक रीजन देता हूँ। देखिए, मैं इजी जॉब करता हूँ, मैं सिर्फ टीचिंग करता हूँ, यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। मेरी यार 2 बजे छुट्टी हो जाती है, छुट्टी असल में 12 बजे हो जाती है, 2 घंटे में गपशप करता हूँ, समझ आ गया आपको, ठीक है। स्टिल मैं कभी कभार सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं कहता यार ये यूनिवर्सिटी की जॉब बोरिंग है यार, एक क्लास लेने के बाद इंसान डल हो जाता है, बोर हो जाता है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। सो अब मैं यूनिवर्सिटी के तमाम तर कंडीशन से सेटिस्फाइड होकर भी डिससेटिस्फाइड होता हूँ कभी कभी, कहते यार बोरिंग है, क्लियर है। वही पढ़ना पढ़ाना, घर में भी यही काम, स्कूल में भी यही काम, कॉलेज यूनिवर्सिटी, समझ, डिससेटिस्फाइड होता, समझ आ रही है आपको। लेकिन इसके मुकाबले में सेटिस्फाइड भी होता हूँ कि यार चलो ठीक है, बाज़ औक़ात जो है ना जॉब करने के जाने को दिल नहीं करता यार, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं, समझ। लेकिन इसके मुकाबले में आपकी जॉब टफ हो सकती है। आई मीन बोथ, आई मीन समझते ये चीजें चलती रहती है। यस, इस पैराग्राफ की समझ आ गई है। चूंकि मेरी बात सुन लीजिएगा, इस थ्योरी में से, 2 फैक्टर थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। इस वजह से हम इसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप प्लीज इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने, जो अभी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, प्लीज इस पैराग्राफ को जल्दी जल्दी 2 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। बिकॉज याद रखना यार, इसमें से बहुत सारे जो है ना वो क्वेश्चन आते रहते हैं। और मैंने आपको यार बहुत सारे फोल्डर भेजे हुए हैं यार, समझ आ गए, बहुत सारे नोट्स भेजे हुए हैं मैंने, आज कुछ और भी भेजने हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे बहुत ज्यादा नाराज थे। किसी ने तो ये भी लिखा हुआ था, आई एम सॉरी, कि सर अगर नहीं भेजने तो ना भेजें। मैंने कहा चल यार ठीक है, तुम इतने नाराज हो रहे हो, ठीक है, एनी हाउ यू आर माय फ्रेंड, आप सब मेरे दोस्त यार, ठीक है, तो गपशप वाली बात है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे भेजे हुए हैं, और आज मैंने कुछ और नोट्स बनाए हुए, मैं आपका भी फॉरवर्ड कर देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। यस, आगे जाऊं। यस, चलो निकलते हैं, आगे निकलते हैं। आई होप कि आपने इस पैराग्राफ को अभी पढ़ लिया होगा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग दी है, जो नए जो है ना अभी आए हुए हैं।
तो प्लीज मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ओके सर, ओके आमिर, थैंक यू वेरी मच यार। सो इसके बाद अभी देखते हैं, देखें हर्जबर्ग जो थे उन्होंने मेरी बात से दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ, सेटिस्फाइड फैक्टर्स एंड डिससेटिस्फाइड फैक्टर्स, ये इन दो फैक्टर्स पर उन्होंने बात की हुई है कि आप जॉब से सेटिस्फाइड होकर भी तंग आ जाते हो। आप कहते हो यार किसी और जॉब में जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं करता। बात औकात आप डिससेटिस्फाइड होकर भी किसी ऑफिस में 10 साल गुजार देते, समझ आ गया आपको, ठीक है। दोनों फैक्टर चलते रहते हैं क्या। अब देखिएगा हर्जबर्ग इन identified two factors or categories of factors, those causing dissatisfaction with work and those causing satisfaction. He called these, उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स को क्या क्या नाम दे दिया, हाइजीन फैक्टर्स दे दिए, the factors causing dissatisfaction, and motivator factors, the factors causing satisfaction. yes, याद रखना ये दो फैक्टर्स उन्होंने, आई मीन दोनों के, यानी ये दो नाम उन्होंने सजेस्ट कर दिए। एक है हाइजीन फैक्टर्स, आई मीन दोस फैक्टर व्हिच आर कॉजिंग फॉर द डिससैटिस्फैक्शन, जब आप जॉब से डिससैटिस्फाइड होते हो, और एक होते हैं मोटिवेटर फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर जो आप जॉब से मुतमईन होते हो। यस, अब देखिएगा जरा कि क्या होता है, क्लियर, व्हाट हैपेंस इन दीस टू फैक्टर, क्लियर। हर्बर्ग्स बिलीव that the factors that led to job satisfaction, I mean motivator factors जिसे कहते हैं, were separate and distinct from those that led to job dissatisfaction, I mean hygiene factor. देखा ये दोनों डिफरेंट है, यानी दोनों फैक्टर्स जो है बड़े डिफरेंट नजर आ रहे थे उनकी रिसर्च में। Therefore managers who sought to eliminate factors that created job dissatisfaction could keep people from being dissatisfied. इन्हें वो कहते हैं कि मैनेजर who sought to eliminate factors, यानी वो मैनेजर जो ऐसे फैक्टर्स को खत्म करना चाहते हैं जिससे जॉब में डिससैटिस्फैक्शन आती है, could keep people from being dissatisfied. क्लियर, अगर मैनेजर जो है जॉब में से वो फैक्टर्स खत्म करें जिससे एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड होते हैं, समझ आ गए, इस तरीके से लोगों को डिससैटिस्फैक्शन से बचाया जा सकता है, बट नॉट नेसेसरीली मोटिवेट देम। लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं कि आपने अगर ऐसे फैक्टर जो है जॉब से निकाल दिए जिससे एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड होते थे, अब इट डजंट मीन कि अब वो मोटिवेट हो, इसका ऐसा मतलब कभी भी नहीं, समझ आ गया। व्हेन हाइजीन फैक्टर्स आर एडिक्वेट, जब फॉर एग्जांपल डिससैटिस्फैक्शन वाले फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, पीपल वोंट बी डिससैटिस्फाइड, कहते हैं लोग जरूरी नहीं है कि लोग से डिससैटिस्फाइड होंगे, बट दे वोंट बी सेटिस्फाइड आइदर, लेकिन वो मुतमईन भी नहीं होंगे। आ रही है आपको बात समझ, बड़ी अजीब सी बात लिख रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल वो फैक्टर जिससे जो एम्प्लॉयज डिससैटिस्फाइड होते हैं, अगर ऐसे हाइजीन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जॉब से डिससैटिस्फाइड होंगे, लोग फिर भी जॉब से डिससैटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बात बताई ना कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सामने रखते हुए लोग खुश होते हैं, जिनको सामने रखते हुए लोग खुश होते हैं और लोग उस जॉब में जो है ना काफी देर तक रह जाते हैं। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिससैटिस्फाइंग वाले फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज उन चीजों के साथ आदी हो जाते हैं, एम्प्लॉयज उन चीजों के साथ, उन फैक्टर्स के साथ आदी हो जाते हैं, इस वजह से वो कभी खुद को डिससैटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने डिससैटिस्फाइड वाले फैक्टर्स निकाल भी दिए तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि एम्प्लॉयज मुकम्मल सेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो अपने जॉब में मोटिवेटेड हो जाएंगे, कहते हैं ऐसा भी नहीं। टू मोटिवेट पीपल, हर्जबर्ग सजेस्टेड एम्फसाइजिंग मोटिवेटर्स। उन्होंने कहा, यानी हर्जबर्ग ने ये कहा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप ये मोटिवेटर्स अपना लीजिएगा। The intrinsic factors having to do with the jobs itself. कहते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हो, इफ यू वांट कि आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो, वो सेटिस्फाइड हो, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, वो आपके साथ जॉब में मुतमईन रहें, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप पास जॉब करें, कहते ये मोटिवेटर्स जो है ना, ये फैक्टर्स लगा लीजिएगा। नंबर वन मोटिवेटर्स फैक्टर कौन से? नंबर वन अचीवमेंट,
नंबर 1 क्या है? अचीवमेंट्स है। अब देखिएगा अचीवमेंट्स में क्या चीज है, अचीवमेंट में 2 चीजें शामिल है। नंबर 1 इज दैट आप एम्प्लॉयज के अचीवमेंट्स, उसकी लाइफ के अचीवमेंट के बारे में देख लीजिएगा। क्या उसको ये जिस जॉब में है, जो जॉब इस वक्त वो कर रहे हैं, क्या इस चीज में वो अपने आप को कामयाब समझ रहा है? अगर वो अपने आप को कामयाब मुतमईन समझ रहा है, फिर इसकी इस अचीवमेंट को जो है ना बरकरार रखिएगा ताकि वो खुश रहे। नंबर 2 इज दैट क्लियर, क्या इस जॉब से उनके तमाम तर वो बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं, यानी बच्चों के एजुकेशन हो रहे हैं, हाउस रेंट्स पूरे हो रहे हैं, शेल्टर मिल रहे हैं, बेसिक फूड्स मिल रहे हैं। क्लियर, ये चीजें जिंदगी में अचीवमेंट समझे जाते हैं। क्लियर, उनके ख्वाहिशात किसी हद तक पूरे हो रहे हैं, अगर ये पूरे हो रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी अचीवमेंट मिल रही है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड समझेगा। द सेकंड वन इज दैट, दूसरी बात अचीवमेंट का ये है कि बाज़ औक़ात यानी अक्सर औक़ात कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स का, मिशन का, गोल्स का पता होता है। आप उस एम्प्लॉय को इतनी फ्रीडम दे दें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्री होकर काम कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह आसानी से अचीव हो सके। अगर वो मेंटली फ्री काम कर सकेगा तो वो तमाम तरह ऑब्जेक्टिव्स क्या कर सकेगा, हासिल कर सकेगा। क्लियर, इस तरीके से वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, वो खुद को सेटिस्फाइड समझेगा, वो उस जॉब में ठीक है हमेशा आपके पास रहे। सर यहाँ तक बात समझ आ गई, अचीवमेंट की समझ आ गई। इसके बाद देखिएगा, देखें एक होती है अचीवमेंट, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। मसलन एक एम्प्लॉय की अचीवमेंट ये है कि वो चाहते हैं कि यार इस साल मुझे बोनस भी मिले, मुझे इंक्रीमेंट भी मिले, मुझे प्रमोशन भी मिले, और ये चीजें उनकी अचीव हो जाती है, वो मोटिवेट रहेगा। समझ आ गई। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको टारगेट दिया हुआ है कि इस साल जो है ना हमने 10 मिलियन रुपीस के बेनिफिट कमाने हैं मार्केट से, और मार्केट को कवर करना है, 50% कस्टमर्स मोर 50% हमने गेन करना है, और आप उसको फ्री छोड़ देते हो और वो ये सारी अचीवमेंट कर लेता है, अब वो क्या होगा, वो आपके पास सेटिस्फाइड होकर काम करेगा, मुतमईन होगा, मोटिवेट होगा काम के लिए। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, दूसरी बात क्या है, मोटिवेटर क्या है, रिकॉग्निशन है। हर एम्प्लॉय चाहता है, हर एम्प्लॉय चाहते हैं कि जो कुछ भी, फॉर एग्जांपल व्हाटसोएवर, यानी हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि आप जो कुछ भी करते हो उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, उस चीज को माना जाए। यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में वो ये चाहता है कि इस काम को तस्लीम किया जाए, लोगों के सामने मेरे स्टेटस को बयान किया जाए, लोगों के सामने मेरी तारीफ की जाए, मेरे प्रोफेशनल नॉलेज को, मेरे स्किल्स को, मेरे एक्सपीरियंस को लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश किया जाए। क्लियर, सो दैट द पीपल मे रिकॉग्नाइज मी एज ए सीनियर, वेल प्रोफेशनल एंड स्किलफुल, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या कर सके, वो मुझे एक रोल मॉडल के तौर पर ले सके। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो ये चाहता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं रिटायरमेंट के बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, या इसी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा बोनस जॉब करना चाहूं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे प्रोफेशन को, मेरे प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स को रिकॉग्नाइज करे और ये मुझे आसानी से जगह दे सके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो होंगे वो मोटिवेट, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। इसके बाद वर्क इटसेल्फ हमेशा याद रखना, देखें, these are the employees who run the organization, these are the employees who get the benefit, who earn the benefit for the organization, these are the employees who know
more about the market, know more about the customer, know more about the products. अब इस चीज के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए चाहिए कि आप वर्क इटसेल्फ, आप अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम दे दें, आप अपने एम्प्लॉयज को काम करने की फ्रीडम दे दें ताकि वो आजादाना काम कर सके, ताकि वो क्या कर सके, फ्री होकर काम कर सके। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे। अगर सुपरवाइजर जो है बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, बार बार उनको नए रूल्स रेगुलेशन बताता रहता है, इन सच ए सिचुएशन वो काम नहीं कर सकते। क्लियर हो जाएगा? थर्ड बात क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, हमेशा याद रखना, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दी जाती है, बट द एम्प्लॉयज डिमांड कि उनको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो उनके प्रोफेशन के मुताबिक हो, जो उनके नॉलेज, उनके स्किल्स के मुताबिक, जो उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक हो। एक ऐसी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दें जहां तक उनकी अप्रोच हो, जो वो आसानी से कर सके। एक ऐसी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जिनका उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और वो इजीली परफॉर्म कर सके, इजीली टॉप मैनेजमेंट तक परफॉर्म कर सके। क्लियर हो गया आपकी बात? ठीक है। ऐसी सूरत हाल में एम्प्लॉयज जो होंगे वो क्या होंगे, हमेशा खुश होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑडिट नॉलेज है and you can do best in the audit department, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो आपसे हमेशा ऑडिट का काम ले। अगर वो आपको टैक्स या अकाउंटिंग या फाइनेंस देते हैं, ऐसी सूरत हाल में आप सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकोगे, सो आप एक मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने फील्ड में परफॉर्मेंस दे रहे हो, अपने फील्ड में ही जो है ना जॉब कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम पर पूरे होंगे। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। यू विल फील कॉन्फिडेंस, आपको जो भी काम मिलेगा आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको कर सकोगे। क्लियर हो गया आपकी बात? ठीक है। एंड यू विल फील हैप्पी कि अगर सीनियर मुझसे पूछते भी है तो मैं आराम से कर सकूंगा, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो है ना मेरी रिस्पेक्ट बरकरार रहेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर हो रही है आपकी बात? ठीक है। द लास्ट वन इज देयर एडवांसमेंट। एडवांसमेंट, हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो खुद भी तरक्की करे और ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल लाइन पर चलाए। एडवांसमेंट यानी वो चाहता है कि उनको भी प्रमोशन मिले और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोशन मिले। अब ये कैसे हो सकते हैं? ये इस अंदाज में हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल बीइंग द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को हमेशा अप टू डेट रखें। एट द एंड ऑफ द टर्म ईयर उनको ट्रेनिंग दे, उनको प्रोफेशनल नॉलेज दे सके, उनको वर्कशॉप करवाए। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। स्किलफुल प्रोफेशनल लोगों को ट्रेनर को बनाएं और अपने एम्प्लॉयज को क्या करें, उनको एडवांस करें। समझ आ गया आपको? ठीक है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जब आपके पास प्रोफेशनल एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज होंगे तो क्या होगा, वो आपके लिए एडवांस्ड, वेल अप टू डेट, वेल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स बना के देंगे जिनकी मार्केट में जरूरत है, जिनकी मार्केट में क्या होगी, जरूरत है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये मोटिवेटर फैक्टर्स है, ये वो फैक्टर्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं। यस, प्लीज इसको रिवाइज करें। आप आराम से रिवाइज करते जाइएगा, तब तक आजान भी खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद में आजान स्टार्ट हो गई है। ठीक है।
जी इंशाल्लाह मैं आज कर ये आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यस प्लीज। यानी मोटिवेटर्स आपको समझ आ गए। टू फैक्टर थ्योरीज में हर्सबर्ग ने जो मोटिवेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स दिए, अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पांसिबिलिटी, एडवांसमेंट, समझ आ गई आपको बात, ठीक है। अनदर आई मीन उन्होंने डिससैटिस्फाइंग फैक्टर्स भी बताए जिसको हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं। हाइजीन फैक्टर्स जो है ना थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर? नंबर वन इज दैट आई मीन सुपरविजन। मैंने पहले आपको बात बताई ना कि बाज़ औक़ात कंपनी में सुपरविजन जो होती है दैट इज नॉट गुड इनफ। फॉर एग्जांपल यू आर प्रोफेशनल, यार फॉर एग्जांपल यू हैव डन पिफा, यस, अब आपने पिफा क्वालिफिकेशन तो की है, आपको फॉर एग्जांपल ऑडिट, फाइनेंस या टैक्स के आप एक्सपर्ट हो गए, लेकिन आपके सुपरवाइजर जो है ना वो बीकॉम क्वालिफाइड होते हैं, या उन्होंने सिंपल एमबीए किया हुआ होता है, लेकिन वो उस ऑफिस में जो है ना गुज़श्ता 10 साल या 20 साल से जॉब कर रहे, तो अपने आप को सीनियर समझ रहे हैं। सो दैट इज वाई जो आप मॉडर्न मेथड से आप फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो या फाइनेंस रिपोर्ट बनाते हो, वो उनको गलत लगेगी। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो सम टाइम आई मीन अगर सुपरविजन ठीक नहीं है, सुपरविजन ठीक नहीं है, आपको सही सुपरवाइज नहीं किया जा रहा है, आपको प्रोफेशनली आपको जज नहीं किया जा रहा है, समझ आ रही है? ठीक है। ऐसे सूरत हाल में लोग क्या हो जाते हैं यार, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। द पीपल नॉर्मली गो टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कहते हैं यार कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मजीद क्वालिफाइड नहीं हो सकता हूँ, मैं वेल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता हूँ, मुझे जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो मुझसे भी लो ग्रेडेड है, उनको नहीं आ रहा, मैं उनसे कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकता हूँ। इन सच ए सिचुएशन क्या हो जाता है, द पीपल गो टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। या तो ये बात होती है, या फिर ये बात होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी सुपरविजन जो आपके सुपरवाइजर जो होता है, काम के दौरान आपको फॉर एग्जांपल डांट पीट होती है, या फॉर एग्जांपल गैर जरूरी आपके काम में जो है ना बातें करते रहते हैं। इन सच ए सिचुएशन लोग डिससेटिस्फाइड। Another one is there. Another जो है ना कंपनी पॉलिसी बात करते हैं, कंपनी पॉलिसी बात करते हैं ठीक नहीं होती। मैंने आपको बात बताई ना, देखें कि एवरीबॉडी इज डूइंग जॉब, क्लियर। अब कंपनी की पॉलिसी में हर एक बंदा ये चाहता है कि पॉलिसी ऐसी हो कि मुझे ये जॉब से कभी निकाले भी ना, टर्मिनेट भी ना करे। नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, एट द एंड ऑफ द जॉब जब आप रिटायरमेंट में जाते हो तो आपको इतने कोई लमसम पैसे भी मिले और आपको फॉर एग्जांपल पेंशन भी पर मंथ मिले कि आपकी लाइफ आसानी से गुजर सके। क्लियर? आप ये चाहते हो कि आपको जॉब के दौरान फॉर एग्जांपल यानी हाउस एंड एजुकेशन फंड, फॉर एग्जांपल फैमिली फंड, मेडिकल फंड एटसेट्रा मिले। क्लियर है? कैजुअल लीव्स आपको फॉर एग्जांपल की पॉलिसी कोई ऐसी हो कि आप आराम से कोई छुट्टी कर सकें। क्लियर? अगर ये कंपनी पॉलिसी ऐसी नहीं है, यानी उनमें हर वक्त थ्रेट्स है, यानी आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, ठीक है, एंड देन यू आर वरीड यार 6 मंथ के बाद पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी ना हो सके। क्लियर? या मुझे बगैर किसी रीजन के, जिस तरह जॉब लेटर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेटर में वो लिखते होते हैं कि योर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम विदाउट फाइंडिंग एनी रीजन। दिस इज वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। मसलन आप इसको तो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हो बिकॉज उस लेटर पे आपने साइन भी किए हुए होते हैं। ऐसे सिचुएशन में लोग क्या होते हैं, लोग हमेशा जो है डिस्टर्ब रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, एंड दैट इज द रीजन यार द पीपल नॉर्मली गो टू द गवर्नमेंट जॉब।
हालांकि गवर्नमेंट जॉब में ना तो सैलरी अच्छी होती है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है, टाइम भी उसमें भी ज्यादा होता है और आपको काफी देर के बाद कुछ पैसे मिल जाते हैं। प्राइवेट जॉब में आई मीन ठीक है, आई मीन सैलरीज अच्छे होते हैं, लेकिन इस पॉलिसी से लोग डरते रहते हैं। क्लियर? अब अगर पॉलिसी ऐसी है जो आपके फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट जो आ रही है, क्लियर, सो क्या हो जाता है, आई मीन पीपल आर वरीड अबाउट, वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा ना खुश रहते हैं। रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर, अब देखिएगा यार, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई मीन पॉलिटिक्स हर जगह चल रहे थे, पॉलिटिक्स क्या हो जाते हैं हर जगह, रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर। अगर फॉर एग्जांपल आप वेल क्वालिफाइड हो, वेल एक्सपीरियंस हो, वेल प्रोफेशनल, वेल आई मीन ठीक है स्किलफुल हो, लेकिन सुपरवाइजर के साथ तुम्हारे सही ताल्लुकात नहीं बन रहे हैं, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, समझे, बैक बाइटिंग नहीं कर सकते हो। आप सुबह मसलन जैसे सुपरवाइजर आते हैं तो आप जाकर दौड़कर सलाम करने वाले इंसान नहीं हो, आप अपने काम में ऑनेस्टली मसरूफ रहते हो, बट दिस सुपरवाइजर विल बी फीलिंग इट, यार ये तो मुझे सलाम ही नहीं करता, समझ आ गया आपको, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यू आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब, आप हमेशा जॉब से क्या होते हैं डिससेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज सुपरवाइजर हमेशा आपके सीआर भी गलत लिखेंगे, आपको गलत जगह पर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे, डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने आपकी तारीफ की बजाय आपके ऑपोजिशन में भी बात करेंगे। सो व्हाट यू नीड, आई मीन क्या होता है, आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हो, आप कभी भी मुतमईन नहीं रहते हो, हाइजीन फैक्टर्स में रहते हो। समटाइम वर्किंग कंडीशंस बैटर नहीं रहते, समटाइम क्या होता है, आई मीन वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, वर्किंग कंडीशन फॉर एग्जांपल लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, सुबह आपके जाने के तो 8 बजे के टाइम है, लेकिन वापसी की जो 4 बजे का टाइम होता है, आप वापस 4 बजे एग्जैक्टली नहीं आ सकते हो। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं आने के टाइम में जाने के टाइम कोई फिक्स नहीं है, ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, यू आर ऑलवेज डिस्टर्ब, आपको रेस्ट का मौका नहीं मिलता है, रिसेस या रिफ्रेशमेंट टाइम नहीं होते हैं आपके पास। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। इन सच ए सिचुएशन आई मीन इवन बाज़ वक़्त आपको सैटरडे या संडे को भी काम के लिए बुलाया जाता है, बाज़ वक़्त ओवर टाइम वाले काम जो है होते हैं आपसे बगैर किसी ओवर आई मीन पेमेंट के आपसे करवाए जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, पीपल आर डिससैटिस्फाइड एंड देन द नेक्स्ट वन इज देयर द सैलरी, आई मीन एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक चीज के इत्मीनान में होते हो, आप एक एक्सपेक्टेशन में होते हो कि अब मुझे सैलरी मिलेगी, क्लियर। अब सैलरी की यहाँ पर 2-3 सिचुएशन है, नंबर 1 इज दैट, या तो सैलरी जो है ना इतनी मीगर है, इतनी छोटी सी सैलरी है जिससे तुम्हारे फैमिली के तमाम तर जो है ना जरूरियात पूरे नहीं हो, क्लियर, पूरा महीना काम करने के बावजूद तुम्हें जो सैलरी मिलती है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी बिकॉज तुम्हारी सैलरी के कंडीशन जो है फॉर एग्जांपल बहुत कमजोर है, एक तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, क्लियर। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी के लिए डेज फिक्स नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 5 तारीख को दे रहे होते हैं, कुछ 10 को दे रहे होते हैं, कुछ 30 को दे रहे होते हैं, जबकि गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक तो 27-28 को सैलरी मिलनी चाहिए होती है। तो बाज़ औक़ात आई मीन लेट सैलरी की वजह से भी जो है ना यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सम टाइम ये होता है कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द मंथ वो कह देते हैं कि सॉरी फाइनेंस नहीं है, अकाउंट्स में कोई पैसे नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सैलरी के लिए, और आपकी फैमिली के इंटेंस नीड्स होते हैं, तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए या तो आपको कहीं किसी कर्ज लेना पड़ता है या बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या होते हैं, यू आर ऑलवेज वरीड, यू आर ऑलवेज वरीड, यार मैं डिससैटिस्फाइड हूं, या सुना कैसे, क्लियर। बाज़ अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अगर आपने ये काम 3-4 कर दिया तो आपकी सैलरी डूब जाएगी, आपकी सैलरी काट देंगे, तो क्या हो जाते हैं आई मीन बाज़ अगर इस वजह से भी लोग डरे हुए, समझ आ रहा है आपको। रिलेशनशिप विद द पीयर्स, पीयर्स कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल, आई मीन द पीपल ऑफ द सिमिलर स्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हो तो और भी मैनेजर है, क्लियर। बाज़ अवक़ात तुम्हारे रिलेशनशिप नहीं बन रहे होते हैं, पीयर्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल आपके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, और हर वक्त यार ऑफिस में जो होते हैं पॉलिटिक्स चल रहे होते हैं, क्लियर। मेरे एक सीनियर एचओडी थे, मुझे बता रहे थे, कहते कि यार ऑफिस में जो बंदा आपके साथ एक प्लेट पे खा रहा है इट डजंट मीन कि उनका आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप है, इन टाइम ऑफ ट्रबल कहते हैं हो सकते हो आपको सपोर्ट ना करें, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही होता है कि एक ही जगह आपके साथ उठने बैठने वाला होता है, लेकिन जब हार्ड टाइम आ जाते हैं, सख्त हालात आ जाते हैं, आपकी जॉब जो है बिल्कुल आखिरी कादर पे होती है, नोबडी सपोर्ट्स यू, तो ऐसी सूरत हाल में भी इंसान जो है ना बहुत परेशान रहता है, बिकॉज हमेशा याद रखना कि द माइंड हैज ए लिमिट,
अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं है और आप हर वक्त काम में मसरूफ रहते हो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है यार, इंसान थक जाता है। यू नीड टू हैव सम प्रॉपर रिलेशनशिप। अनदर वन इज द पर्सनल लाइफ। बाद वक्त इंसान की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। बाद वक्त इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है। क्लियर? तो जब पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, या तुम्हारी फाइनेंस ठीक नहीं है, या तुम्हारी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, समझ आ गया आपको? ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपको तंग किया जा रहा है, या फॉर एग्जांपल फिजिकली यू आर नॉट वेल बिल्ट, हर वक्त बीमार रहते हो, ऐसी सूरत हाल में भी इंसान जो होते हैं जॉब से डिससेटिस्फाइड रहता है। रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, बाज़ औक़ात सबऑर्डिनेट्स होते हैं तुम्हारे, उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं। दे आर नॉट, दो तीन सूरत हाल, या तो वो प्रोफेशनल नहीं है, स्किलफुल नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, समझ आ रही है आपकी बात? ठीक है, वेल ट्रेड नहीं है, जो काम आप उनसे लेना चाहते हो वो काम हमेशा गलत करते हैं। इस वजह से आपको वो काम दोबारा करना पड़ता है, इससे टाइम भी ज़ाया हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स भी ज़ाया। एक तो ये सिचुएशन हो जाती है। बाज़ औक़ात सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। आपको हर वक्त जो होता है क्या करना पड़ता है, आपको फॉर एग्जांपल उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। क्लियर? समझ आ रहे हैं? या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में यार एम्प्लॉयज जो होते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं यार, ये हमेशा बैक बाइटिंग बहुत करते हैं, एक जगह के बाद दूसरी जगह, दूसरी की तीसरी जगह पहुंचाते होते हैं। ये प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको कसम करते रहते हैं, एंड देन यू गेट वरीड। अब यार ये किस मुसीबत में मेरी जान फंसी हुई, समझ आ रही है आपको? दिस इज हैपनिंग, आई मीन, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इंसान डिससेटिस्फाइड होता है, इंसान क्या होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, ठीक है। इस पर्सनल मैटर ऑर्गेनाइजेशन, यस एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, ये बात होता है तुम्हारे पर्सनल मैटर्स होते हैं, जो मैंने आपको बात बताई, समझ आ? या तो फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी आई मीन मकरूज हो, और इस जॉब में फॉर एग्जांपल जहां जो आप कर रहे हो, इससे तुम्हारे कर्ज जो है सॉल्व नहीं हो रहे, आप ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करते हो यार प्लीज मुझे जो है ना लोन दे दीजिएगा, एट द एंड जो है से आहिस्ता आहिस्ता काटते जाइए। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके पास घर नहीं है, ठीक है, और आप रेंट भी पे नहीं कर सकते, या तो आप रेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो मुझे हाउस रेंट दे दिया जाए, या आपसे कहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कोई घर बना के दे दीजिए। क्लियर हो गया आपको बात? या कोई सिक्योरिटी का इशू होता है, या आपको अपने बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन इशू होता है, तो आप उनसे ये सॉल्व करवाते हैं। क्लियर? यस, यू अंडरस्टैंड? एंड देन द लास्ट वन इज द स्टेटस एंड सिक्योरिटी। में एक मिनट में इसको ऊपर लेकर आता हूं ताकि हम इधर इसको सॉल्व कर ले बाद में इसको। अब देखिएगा, यानी द लास्ट वन इज द स्टेटस एंड सिक्योरिटी। यार लोग जो है ना स्टेटस कॉन्शियस भी होते हैं। बाद वक्त लोग क्या चाहते हैं, कहते यार आई एम द सीनियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जूनियर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जूनियर मेरे एक्सपीरियंस को मानते नहीं। क्लियर? और बाज़ वक़्त क्या होता है, सिक्योरिटी इशू होता है। जो मैंने आपको सिक्योरिटी की बात बताई ना, कि फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, किसी वक्त खत्म हो सकती है, आपकी सैलरी रुक सकती है, आपको फॉर एग्जांपल किसी वक्त जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, और लोग हमेशा क्या होते हैं, वरीड होते हैं। द पीपल आर ऑलवेज वरीड अबाउट, और ये हमेशा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। क्लियर? आप में से अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो ना, तो देखिए वो जो है ना सिलेक्शन लेटर में लिखता है, जॉब लेटर में लिखता है, ठीक है, कि बिफोर यू लिव दिस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू गिव प्रायर नोटिस ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अब देखिए 3 महीने जब आप नई जॉब पे जाते हो तो 3 महीने तो वो आपके लिए इंतजार नहीं करते, तो इट मीन्स कि आप फिर इस जॉब से नहीं जा सकते होते। और या फिर वो लिखते हैं अदरवाइज you have to deposit 3 months salaries with the organization। फिर आप 3 months सैलरी फॉर एग्जांपल, इतने देर से पैसे तो होते नहीं है किसी के पास। सो ये सारे सिक्योरिटी मामलात होते हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको बात समझ आ गई? क्लियर हो गई आपको? ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार। नमाज का टाइम अब आपके शहर में भी हो चुका होगा, मैं आपके इंतजार में था क्योंकि इस्लामाबाद के टाइम जो है ना वो आपकी सिटी से 10 मिनट पहले है, तो मैं तभी सोचा था कि आपके शहर में भी नमाज का टाइम हो जाए। तो अभी जो है ना 7 बजने वाले हैं, आप सब नमाज पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। 7:10 पे इंशाल्लाह हम सबकी फिर मुलाकात होगी। यस बिल्कुल, ये ओबी के Hertzberg's analysis that management need to deal with 2 different categories of factors affecting the concerns of employees in their work। Clear? यानी इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है, the management has to deal with 2 kind of factors
नंबर 1 क्लियर हाइजीन यानी मोटिवेटर फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर, और ये कैसे डील कर सकते हैं, अफेक्टिंग द कंसर्न्स ऑफ एम्प्लॉय। उनको देखना पड़ता है कि एम्प्लॉयज के कंसर्न्स क्या है, एम्प्लॉयज की डिमांड्स क्या है, समझ आ गया एक बार, ठीक है। तब जाकर वो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से डील कर सकते हैं, क्लियर। ऑल्दो इतने आसानी से नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि उनको डीलिंग आ जाती है, क्लियर। The management need to make sure that hygiene factors are given proper attention. क्या होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो हाइजीन फैक्टर्स को ज्यादा अटेंशन दे। क्यों? बिकॉज ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड होते हैं। और हमेशा याद रखना, मैंने पहले आपको बात बताई कि दीज आर द एम्प्लॉयज रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज पीक सेशन में आपसे बाइकआउट कर ले, स्ट्राइक पे चले जाए, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स नहीं आते, क्लियर हो गया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज की मदद से चलते हैं, एम्प्लॉयज चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर वो डिससेटिस्फाइड है, अगर उनके नीड्स पूरे नहीं हो रहे। इस वजह से देयर इज अ नेसेसिटी दैट द मैनेजमेंट शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू द हाइजीन फैक्टर। If employees are content with their hygiene factors, they will not be dissatisfied. समझ आ गया। अगर एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स से मुतमईन है तो वो सेटिस्फाइड होंगे, यानी डिससेटिस्फाइड पर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज नीड टू फील दैट दे आर बीइंग पेड वेल इनफ इन ऑर्डर टू यानी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड। अगर फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन एम्प्लॉइज को पेमेंट ठीक मिल रही है, पे ठीक मिल रही है, सैलरी ठीक मिल रही है, इन टाइम मिल रही है, ऐसी सैलरी मिल रही है जिससे उनके जो है ना जरूरियात भी पूरे हो रहे हैं, समझ आ गया एक बात, ठीक है। अब वो क्या होंगे कि वो यानी डिससेटिस्फाइड के बजाय क्या होंगे, हम इन वो सेटिस्फाइड होंगे। वजूद इसके कि फॉर एग्जांपल सुपरविजन भी अच्छी नहीं होगी, वर्किंग इन्वायरमेंट भी शायद अच्छे ना हो, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। या हो सकता है कि कंपनी के कुछ रूल्स भी ऐसे हो जो आमीन तंग करने वाले हो, फिर या रिलेशनशिप भी अच्छे ना हो, लेकिन सैलरी जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर सैलरी इन टाइम मिल रही है और अच्छी सैलरी वेल पेड जो है ना उनको सैलरी मिल रही है जिससे उनके बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं, तो वो फिर भी सेटिस्फाइड हैं। However, satisfying the hygiene factors only prevents dissatisfaction. Clear? लेकिन अगर आप किसी को सेटिस्फाइड करते हो तो इससे वो परफेक्टली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन से बच जाएंगे। It doesn't create satisfaction. यानी इसका मतलब कि परमानेंटली कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। यानी अगर आपको एक अच्छी पे मिलती है इससे आप खुश तो जरूर होंगे, लेकिन साथ साथ इंसान ये भी कहते हैं कि यार सैलरी तो ठीक है लेकिन अगर इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, समझ आ रही है यार, क्लियर। यार ये सुपरवाइजर ठीक नहीं है, यार ये वर्किंग कंडीशन 8 घंटे की बजाय 10 घंटे हमसे काम ले रहे हैं, क्लियर। यानी किसी मौके पर तो इंसान डिससेटिस्फैक्शन की तरफ भी जा सकता होता है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है सैलरी जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो ठीक है तो इंसान क्या हो जाता है, इंसान सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है। In order to motivate individuals, the motivator factors need to be satisfied. अगर आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहते हो इफ यू वांट कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं वो मोटिवेट हो, सेटिस्फाइड आपके साथ, then creating motivation therefore means providing conditions at work that will make individuals feel a sense of achievement and recognition. तो कहते हैं कि आप वर्किंग कंडीशन ऐसे बनाएं कि जिससे एम्प्लॉयज को अचीवमेंट भी महसूस हो रही है, उनको पता हो रहा हो कि हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, जो मिशंस है, जो एम्स है, वो सारे अचीव होते जा रहे हैं। और अगर उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाए, उनके सर्विसेज को माना जाए, उनके प्रोफेशनल नॉलेज को माना जाए, उनकी रिस्पेक्ट हो, ऐसे अगर वर्किंग कंडीशन इंसान को मिल जाता है तो वो क्या सेटिस्फाइड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, a key factor in creating motivation is job enrichment, making the work itself more interesting and fulfilling. Yes, this is the most important. यानी उसके मुताबिक ये है कि जॉब में एनरिचमेंट हो, यानी जॉब इतनी इत्मीनान वाली हो, इतनी सिक्योर हो, समझ आ गया बात, ठीक है, कि एम्प्लॉय जो है उस जॉब में इंटरेस्ट भी शो करे
और फुलफिलिंग हो, उसको महसूस हो कि इस जॉब से मेरी लाइफ कामयाबी की तरफ जा सकती है, इस लाइफ से यानी इस जॉब से मेरी लाइफ में मुझे तमाम तर जो है ना बेसिक नीड्स मेरे पूरे होते जा रहे हैं। सो कहते हैं कि अगर यानी इस थ्योरी के मुताबिक यानी ये आपको फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की ये दो चीजें ख्याल रखना चाहिए। प्लीज रिवाइज कीजिएगा, ये दो पॉइंट जो है जो मैंने पढ़ी कंक्लूजन से लेकर आखिर तक जो देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इन पॉइंट्स को रूम थ्योरी से पहले, ठीक है, उससे पहले पहले ये दो पॉइंट वो कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन है। प्लीज इसको बहुत डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। इसलिए समझ आ गया आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाऊं, अभी देखिएगा प्लीज पढ़ ले एक मिनट के लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए यार, प्लीज। यस, अब देखिएगा रूम थ्योरी एक्सपेक्टेंसी यानी एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, थ्योरी ये क्या कहते हैं। Victor Room published his ideas on expectancy theory in 1964. Expectancy theory is a theory for predicting the strength of an individual's motivation to put in effort at work. ये किस चीज के बारे में है,
इट इज थियरी फॉर प्रेडिक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल मोटिवेशन, यानी एक एम्प्लॉय जो है वो किस वक्त मोटिवेट होता है, समझ आ गया, ठीक है, यानी किस बेस पे, यानी किस वक्त अपने काम में क्या हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, समझ आ गया, ठीक है, यानी क्या किस वक्त आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इस वक्त जो है ना वेल मोटिवेटेड है और जॉब के लिए। क्लियर? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन 3 डिटरमिनेंट्स। उन्होंने ये बात की कि जो एम्प्लॉय होता है, कोई भी शख्स होता है, उसके जो बिहेवियर होते हैं वो 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 एक्सपेक्टेंसी, नंबर सेकंड वन इंस्ट्रूमेंटैलिटी, क्लियर, एंड नंबर थर्ड वन इज बैलेंस। क्लियर? अब देखिएगा व्हाट इज यानी एक्सपेक्टेंसी, इट इज द आई मीन एक्सपेक्टेंसी द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल, एक मिनट इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेंसी द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल बिलीफ that by putting in more effort he or she will improve his or her performance. Yes, expect करना, यानी ये कहता है कि it is the strength of the individual belief, यानी हर इंसान की ये बिलीफ है, हर इंसान की ये नजरिया जरूर होता है that by putting in more effort, कि अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा he or she will improve his performance, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकेगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक ये है कि हर इंडिविजुअल को ये बिलीफ होता है कि अगर वो एफर्ट ज्यादा करेगा तो इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस भी क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। यस, द सेकंड वन इज देयर इंस्ट्रूमेंटैलिटी, अ बिलीफ दैट परफॉर्मिंग अ गिवन बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अटेंडिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम is associated with a particular outcome, यानी वो कहते हैं कि belief that performing a given behavior, मसलन आपने एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप अटेंड कर लिया and you think about that this program is associated with a particular outcome, आप समझते हो कि इसका एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, यानी इस वर्कशॉप अटेंड करने से आप किसी जॉब के करने के काबिल होंगे, being able to better perform your job, समझ आ रही है आपको, ठीक है, यानी क्या, यानी इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब क्या है, द बिलीफ दैट परफॉर्मिंग गिवन बिहेवियर, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉपर बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हो, अगर आप एक प्रॉपर रवैया अडॉप्ट कर लेते हो, तो इसका ताल्लुक जो है ना किसी जॉब के आउटकम के साथ हो, यानी मैंने सिंपल एग्जांपल दे दी कि अगर आप एक वर्कशॉप अटेंड करते हो, समझ आ गया, और उस वर्कशॉप से एक अच्छा रिजल्ट आता है, यानी आप ये समझते हो कि इस किस्म की ट्रेनिंग करने से आप किसी काम करने के या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काबिल हो जाएगा, एंड इज रेफर्ड टू एज इंस्ट्रूमेंटैलिटी, इसको इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। याद तक बात समझ आ गई। थर्ड वन क्या है, बैलेंस है, इट इज द वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन एन आउटकम, clear, how important it is to perform better on the job, यानी फॉर एग्जांपल लिखिएगा, इट इज द वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन एन आउटकम, यानी आप कोई काम करते हो ना, इसका कोई रिजल्ट तो आता है, यानी आप उस रिजल्ट को एक वैल्यू देते हो, यानी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू परफॉर्म बेटर ऑन ए जॉब, यानी किसी जॉब में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना कितना अच्छा काम है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल्स नीड फॉर रिवॉर्ड, क्लियर, यानी हर इंसान चाहता है कि एक रिवॉर्ड उसको मिले, समझ आ गई बात, ठीक है। सो यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको, ये 3 डिटर्मिनेंट्स है, यस, clearly rumor give that our behavior is the result of conscious choices, यानी हमारा अपने बिहेवियर जो है ये मुख्तलिफ चॉइसेस सेट करते हैं, and we make between different alternatives, we each have our own personal goals and needs for satisfying those goals, यानी मेरी बात, हम हर इंसान कुछ अपने गोल्स भी है, अपने नीड्स भी है, और उन गोल्स और उन नीड्स को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ दीज नीड्स मे बी सेटिस्फाइड थ्रू वर्क, और इनमें से कुछ नीड्स या कुछ गोल जो है ना हम अपने काम के जरिए, हम अपने जॉब के जरिए पूरे कर सकते हैं,
वी कैन बी मोटिवेटेड टू वर्क इफ यू बिलीव दैट। अगर हम इस बात पे बिलीव करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जॉब के लिए क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। जिस जॉब से तुम्हारे नीड्स पूरे होते हैं उस जॉब के लिए आप मोटिवेट भी होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स वी मेक एंड द परफॉर्मेंस दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स। यानी जो आप एफर्ट्स करते हो और उसका जो रिजल्ट आता है उसके आपस में एक रिलेशन है। समझ आ गई? इन अदर वर्ड्स, द मोर एफर्ट वी पुट इन द बेटर द परफॉर्मेंस विल बी। यानी जितनी एफर्ट्स आप डालते हो, जितने एफर्ट्स आप करते रहते हो, उतना ही रिजल्ट आएगा। क्लियर? और आप एक उस रिजल्ट के इंतजार में रहते हो, मुतमैन रहते हो। यानी इट मींस द मोर यू पुट इन द एफर्ट, द मोर यू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। सेकंड वन, गुड परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ डिजायरेबल रिवॉर्ड। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई अच्छे परफॉर्मेंस दे दिए, गुड परफॉर्मेंस होंगे, ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक अच्छे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस दे दिए, व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होगा? ठीक है, एक रिवार्ड भी आपको मिल सकता है। गुड परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ डिजायरेबल रिवॉर्ड। क्लियर? थर्ड बात क्या होगी? द थर्ड वन इज देयर, क्लियर, द रिवार्ड विल सेटिस्फाई एन इंपॉर्टेंट नीड। और उस रिवॉर्ड के जरिए से आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट नीड पूरी हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ रही है? बहुत आसान सी थी। यस, यहां तक प्लीज आप इसको रिवाइज करें, फिर हम आगे जाते हैं। यानी एफर्ट करोगे फिर परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस होंगे तो रिवार्ड्स मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे तो आपके नीड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रही है आप बात? आपको क्लियर? अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, ठीक है, आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा। यस, इसको मैं एक ही स्लाइड पे लाने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा एक स्लाइड पे। यस, प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप इसको एक एक नजर प्लीज देख लीजिएगा। यस प्लीज, एक नजर इसको प्लीज रीड आउट कीजिएगा एंड देन वी गो टू अनदर स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हैवी, बहुत आसान। आई होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ते जाइएगा, ठीक है। स्टेटमेंट,
यस इसकी अब बस करो यार। क्या आ गया यार? Yes, इसकी ये 3 points जो हैं, this is very important because this is the summary. I simply can say the crux of this very theory. Yes, अब आप देखिएगा, साथ साथ पढ़ते जाइएगा। कहते हैं the result, the rewards, यानी आप एफर्ट करते हो परफॉर्मेंस मिलती है, परफॉर्मेंस देते हो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन हो जाती है, नीड्स कोई सेटिस्फेक्शन। द रिवॉर्ड्स में बी अ मिक्सचर ऑफ नंबर 1 एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होते हैं, एक्सट्रिंसिक जो बाहर से आते हैं। कहाँ से बाहर से? जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, या तो फॉर एग्जांपल आपको पे मिलते रहते हैं या आपको बोनस मिलते रहते हैं एंड सो ऑन। अभी देखते हैं क्या होता है। एक होते हैं इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रमोशन मिल जाते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाते हैं, सेंस ऑफ रिकग्निशन मिल जाते हैं एंड सो ऑन। समझ आ गया क्या बात? क्लियर? अब देखें, एक्सपेक्टेंसी इज डिफाइंड एज, एक मिनट क्लियर, ठीक है, नहीं कहते हैं the expectancy is defined as the belief of the individual that by putting in more effort he or she will get the rewards. अब आपको बात समझ आ गई? यानी एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जितने आप एफर्ट करोगे इतने ही तुम्हें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इतने ही तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सजेस्ट that learning is most likely to occur when employees believe, यानी लर्निंग उस वक्त हो सकती है जब एम्प्लॉइज को ये यकीन आ जाए that they can learn the content of the training program, कि जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो ये समझे कि मैं इसको सीख सकता हूँ। ये एक्सपेक्टेंसी है। ये क्या है? एक्सपेक्टेंसी बिकॉज वो ये समझता होगा कि मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में से जो कुछ सीख लूं इससे मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, इस यानी इन एफर्ट्स को मैं पूरा यानी एफर्ट्स करते रहूंगा, फिर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस के साथ क्या हो जाएंगे? रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते रहेंगे, रिवॉर्ड्स के साथ सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी। क्लियर? एंड इसको कहते हैं लर्निंग इज लिंक्ड टू द आउटकम, और वो ये कहते हैं कि जो लर्निंग है इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आउटकम के साथ, यानी रिजल्ट के साथ। अगर मैं सीखूंगा तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूंगा, सच इज बेटर जॉब परफॉर्मेंस, जिस तरह के जॉब परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर आपके पास लर्निंग है, परफॉर्मेंस दे सकते हो, फिर जब आप परफॉर्म करोगे सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ये और पीयर रिकग्निशन, समझ आए? इंस्ट्रूमेंटेलिटी, पीयर रिकग्निशन, यानी फिर क्या हो जाएगा? जो आपके पीयर्स होंगे, जो आपके फॉर एग्जांपल कोलीग्स होंगे, वो आपको एग्री करेंगे, आपकी बात मानेंगे, एंड एम्प्लॉइज वैल्यूज दीज आउटकम। क्लियर? और फिर इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये जो आउटकम्स है, ये जो यानी एम्प्लॉइज जो है इनको जो आउटकम मिलेंगे यानी आउटकम रिजल्ट मिलेंगे, उस चीज को उनके सामने वैल्यू होगी। The product of these employee behaviors determine the strength of motivation. अगर ये 3 चीजें होती है तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है। An employee would be motivated to put in a higher amount of effort to perform better, यानी to perform better on the job. जितनी मेहनत उतनी better performance. This would occur at an even rate if he knew that the rewards were going to be, और अगर उसको ये भी पता हो कि अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर यानी बाय ऑल मीन्स जो है क्या हो जाएगा? यानी रिवार्ड मिलने वाला है फिर तो वो हर सूरत में। फॉर इंस्टेंस एन एक्स्ट्रा डे ऑफ और इंक्रीज इन सैलरी, या तो ये कहा कि चलो यार मैं आज ज्यादा परफॉर्म करूंगा, मुझे छुट्टी मिल जाएगी या सैलरी बढ़ जाएगी। यस, प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद जो है ना हम वो करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं।
जी प्लीज समझ आ रही है आपको? आप इसको एक दफा अब आप स्टार्ट से पढ़ लीजिएगा रूम थ्योरी को, फिर इंशाल्लाह सारी की सारी स्टोरी आपके माइंड में बैठ जाएगी। मेरा मतलब ये है कि आप बाय ऑल मीन्स इस चीज को सीख लो प्लीज। है बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है ये सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं। 1 मिनट के लिए रिवाइज कीजिएगा। यस प्लीज, अभी तो ये तो आपने रिवाइज कर दिया। इसके बाद कहते हैं, ठीक है, अनदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड, आई मीन ठीक है, जस्ट मैं किसी चेट है। ओके, इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैक्लेलन मैक्लेलन है मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी। तकरीबन चीजें एक जैसी है, बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आमीन थोड़ा सा जो है ना फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना आप इंशाल्लाह आराम से जो है ना वो कर लोगे, सीख जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। क्लियर? डेविड मैक्लेलन जो है 1917 उनकी बर्थ है, 1998 उसकी डेथ है। पुट फॉरवर्ड अ मोटिवेशनल नीड्स थी, उसने मोटिवेशनल नीड्स थी की बात की, which he developed into a needs-based motivational model. ये उसने needs-based motivational model पे develop की थी। McClelland's needs theory emphasized on the needs of achievement, affiliation and power. यानी उसकी थ्योरी जो है ना किस चीज पर बेस करती है? 3 चीज पर। फॉर एग्जांपल, द नीड्स ऑफ अचीवमेंट, वो चाहते हैं कि यार इंसान को अचीवमेंट का एक मौका मिलना चाहिए। एफिलिएशन हो, आपको अपने इदारे के साथ मोहब्बत हो, इदारे को आपसे मोहब्बत हो। एंड पावर, एंड देन यू मस्ट हैव द पावर, आपके पास पावर भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड, दीज नीड्स कैन बी लर्न, कहते ये सीखे जा सकते हैं। Need for achievement relates to a concern for attaining and maintaining self-set standards of excellence. Clear? Needs यानी for achievements किस चीज के साथ इसका ताल्लुक है? To a concern for attaining and attaining सीखना and maintaining self-set standard, अपने स्टैंडर्ड जो आप अपनी क्वालिटीज है उनको मजीद इंप्रूव करना, मेंटेन करना ऑफ एक्सीलेंस। यानी जो आप में एक्सीलेंस की, जो आप में प्रोफेशनल नॉलेज है उनको मेंटेन करना और उससे मजीद कुछ सीखना जो है, ये क्या है? ये नीड फॉर अचीवमेंट। उनके मुताबिक नीड फॉर एफिलिएशन इन्वॉल्व्स कंसर्न फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। यानी नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप बनाना और रिलेशनशिप को मेंटेन करना किसके साथ? विद अदर पीपल, यानी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड फॉर बीइंग एक्सेप्टेड बाय अदर। और आप ये भी चाहते हो कि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट कर लें, दूसरे लोग आपके साथ ताल्लुकात बरकरार रखें। The need for power is a concern for obtaining responsibility, influence and reputation. Need for concern जो है इसका मतलब ये है for obtaining responsibility. कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। क्लियर? ताकि क्या कर सके? लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करके लोग उससे इन्फ्लुएंस हो सके। एंड रिप्यूटेशन, और इस तरीके से वो वेल रिप्यूटेड हो जाए, मशहूर हो जाए, फेम उसको मिल सके। समझ आ रही है आपको? ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ ले, बस नीचे बहुत आसान है इंशाल्लाह, फिर आपको समझ आ जाएगी। प्लीज ये पढ़ लीजिएगा।
यस, कुछ समझ आ रही है? अब देखिएगा, ये कहते हैं कि द थ्री नीड्स, ठीक है, द थ्री नीड्स है, जस्ट मिनट यार, एक कॉल आ रही है, ठीक है। मैक्लेलन की थ्योरी क्या है? ये तीन चीजों पे है। अब देखिए, वो कहते हैं द थ्री नीड्स आर डोनेटेड। ये इन तीन नीड्स को उन्होंने फिर कुछ और नाम दे दिया। बात यही है, बात यही है, बात में कोई चेंजेस नहीं है। नंबर वन, नीड फॉर अचीवमेंट को उन्होंने एन एक का नाम दे दिया। अ नीड फॉर अथॉरिटी इन पावर को उन्होंने एन पाव का नाम दे दिया, यानी एन पावर। अ नीड फॉर एफिलिएशन को उन्होंने एन एफएल का नाम दे दिया। अब वो क्या कहते हैं? बात यही है, बात में कोई चेंजेस नहीं है, बात वही घुमा कर आके पेश कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। दिस थ्योरी प्रपोज द थ्री एक्वायर्ड नीड्स, यानी ये थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि जो तीन नीड्स है, अचीवमेंट है, अथॉरिटी एंड पावर, एफिलिएशन जो है ना, ये कहते हैं नॉट नॉट इननेट। नॉट इननेट का मतलब कि ये पैदाइशी नहीं है,
ये हर इंसान के साथ पैदाइश नहीं है, बल्कि इंसान इनको सीखता रहता है। कहते ये जो 3 नीड्स है आर मेजर मोटिव्स एट वर्क। कहते हर इंसान काम के दौरान इसको हासिल करने की कोशिश करता है, एंड आइडेंटिफाइड, और ये हर इंसान में नजर आती है। और ये क्या करता है, आइडेंटिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, और इस तरीके से हर इंसान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी क्वालिटी या डिसक्वालिटी होते हैं, इन 3 नीड्स से वो सामने आती है। Who are motivated mainly by the needs for achievement, power and affiliation. The description is as follows. अब वो ये कहते हैं, मैंने आपको बात बताया ना, बात वही है। An act person, यानी an act person क्या होता है, यानी वो पर्सन जो अचीवमेंट चाहता है। This person seeks achievement. Targets for achievements should be realistic but challenging. कहते जो आप अचीवमेंट चाहते हो, जो आपके टारगेट है, ये रियलिस्टिक हो, ऐसी टारगेट हो जो वाकई रियली टारगेट है, लेकिन चैलेंजिंग हो। बिकॉज कि अगर आपके और किसी और के टारगेट वेरी सिंपल है और इससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो सकते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट नहीं होगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होते हैं तो फिर आपको भी बेनिफिट नहीं होता। The person who seeks the achievement in the job and has a need for, अगर कोई बंदा एडवांसमेंट भी चाहता है, अचीवमेंट भी चाहता है जॉब में, और ये चीज उसकी जरूरत भी है, फिर इसको फीडबैक भी मिलती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अचीवमेंट के लिए कोशिश करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको फीडबैक देगा, या तो प्रमोट करेगा या सैलरी देगा, समझ आ गए। एंड दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, और इस तरीके से फिर इंसान अपने मकसद की तरफ पहुंचता रहता है। द इंडिविजुअल नीड्स टू नो whether or not the goals are being met, और फिर आपको खुद ही पता होता है कि तुम्हारे गोल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। A sense of accomplishment from achieving the goal. अगर आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं तो आपको जिंदगी में कोई accomplishment यानी तकमील महसूस होती रहती है। क्लियर? सेकंड क्या है, सेकंड बात क्या, अनफिल्ड पर्सन है। अनफिल्ड पर्सन कौन? दिस पर्सन नीड्स फ्रेंडली रिलेशनशिप। ये शख्स चाहता है कि यार सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप हो, and is motivated by the interaction with the other people. Clear? लोगों के साथ interaction कहता है इसलिए कि वो motivate होता है। He needs to be liked and held in high regard. चाहता है कि यार लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, and he makes a good team player. Yes? The third one जो है, for example, empower person. Empower person है, this person needs to be influential. यानी ये चाहता है कि यार मेरे तसरात हो लोगों पर, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझसे मुतासिर हो, एंड इफेक्टिव एंड टू मेक एन इम्पैक्ट, लोगों के माइंड पे असर डालना चाहता है। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू लीड, वो चाहते हैं कि मैं लीडर बनाऊं, एंड फॉर हिज आइडियाज टू बी एक्सेप्टेड, और उनके आइडियाज, उनका प्रोफेशनल नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस वगैरह वो लोग मान लें, rather than ideas of other, बजाय ऐसे कि वो दूसरे के आइडियाज को माने, वो चाहते हैं कि मेरे आइडियाज लोग माने। he needs status and prestige. यानी बड़ी सिंपल है यार, इससे ज्यादा इंग्लिश तो मैं मजीद लिख ही नहीं सकता हूँ यार। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल मैकमिलन कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, हियर गिव्ट, वो कहता है थीसिस पढ़ते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई है। एंड पीपल मेक द बेस्ट लीडर्स, however they can demand too much from their employees. लेकिन जब वो लीडर बनते हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज से डिमांड भी ज्यादा करते हैं, because they often assume that everyone else is motivated by the same need for achievement that they have. इसलिए कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं मोटिवेटेड हूं, बाकी लोग भी इसी तरह की मोटिवेशन रखते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स, हर इंसान की क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज एक दूसरे से अलग होते हैं। ये बात समझ आ गई? एंड NFL individuals are usually poor leaders. ये अच्छे लीडर्स नहीं होते हैं, बिकॉज ये तो एफिलिएशन चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि लोग मुझे पसंद करें। दिस इज बिकॉज देयर नीड टू बी लाइक, हु विल ऑफन अफेक्ट देयर ऑब्जेक्टिविटी। वो अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो खुश होते रहते हैं। प्रेस्टीज का मतलब क्या है, ठीक है, रिस्पेक्ट, इज्जत चाहते। क्लियर है? And prevent them at times from making unpopular but unnecessary decisions. बाद वक्त unnecessary decision कर लेते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। And power individuals are also poor leaders, ये भी poor leader होते हैं, because वो खुद power तो चाहते हैं। They are often determined individual with a strong work ethic and a commitment
देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल। हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने गोल्स की तरफ भागते हैं, इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज को नहीं देखते होते हैं। हाउएवर दे ऑफन लेक पीपल स्किल्स इनमें कम होते हैं, स्किल्स इन डीलिंग विद अदर पीपल, यानी लोगों को मोटिवेट नहीं करते, एंड आल्सो लेक फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल भी नहीं होते बिकॉज वो हमेशा अपने आइडिया दूसरे लोगों पर इम्पोज करते होते हैं। यस, and the last one, achievement motivated individuals are usually the ones who make things happen and get results. वो चाहते हैं काम हो, रिजल्ट आ जाए, they set goals that they can influence, so the goals are achieved. वो goals सामने रखते हैं और इस तरीके से चाहते हैं कि वो लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकें। This is the characteristics of successful businessmen and entrepreneurs. They consider achievements more important than financial rewards. Achieving a goal or successfully completing a task gives them more satisfaction than praise and thanks. Security and status are not prime motivators for them in their work. They are constantly looking for ways to do things better. Crucially, however, they need feedback about their performance. They must be told, etc. यार बड़ी आसान इंग्लिश लिखी हुई है और आसान है। क्लियर? आई थिंक इट इज यस। इसके बाद मैंने लीडरशिप पे नहीं जाना, बस ये इनफ है। थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, क्योंकि टाइम भी पूरा हो रहा है। आप इस चीज को 1-2 मिनट के लिए वो कीजिएगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी भेजे हुए हैं, प्लीज आप इसको जो है ना अपने घर में भी जो है ना रेगुलरली जो है ना रीड आउट करते जाइएगा। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, आ भी रही होगी, ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर? स्टिल जो है ना आप ये देख सकते हो, अगर कोई ऐसी बात है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। रमजान टाइमिंग वो यार वो बता देंगे, जब रमजान आएगा तो इंशाल्लाह वो टाइमिंग का बता देंगे कि किस टाइम हम करेंगे क्लासेस, लेकिन ये कि कोई वो टाइम टेबल मेरे ख्याल में सेट कर रहे हैं। क्लियर? आप खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में पूछ सकते हो, ठीक है साथ यार, मैं इंशाल्लाह खुद भी पूछ लूंगा और वो आपको बता देंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है, मैंने चूंकि ये सजेशन दी हुई है कि फ्राइडे की जो क्लास है, फ्राइडे की क्लास जो आज क्लास है, इसको संडे पे शिफ्ट कर लेते हैं, संडे को 2 बजे 3 बजे, ताकि आप सब रिलैक्स होकर, नींद से मैं भी रिलैक्स होकर उठकर जॉब कराऊं तो हम आराम से पढ़ सकेंगे, टाइम भी गुजरेगा और वो भी होगा। प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे अपने सजेशन भेज दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि यार हो जाए तो बेहतर बात होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर, ठीक है, ठीक है सलमान हैदर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वो भी दे दीजिएगा अपने सजेशन, हेड को भी दे दीजिएगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दीजिएगा। मैं भी कह दूंगा कि स्टूडेंट्स मेरे साथ एग्री है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, टाइम इज ओवर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, ठीक है। ये नोट